नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आ चुके हैं, आप लोगों के लेकर के आए हैं एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर, जो कि आपका राज्य, नए राज्य और साम्राज्य। क्या है? नए साम्राज्य और राज्य। तो एक बार सब लोग, आप लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। सभी लोग, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में जोड़ने का प्रयास करिए ताकि अधिकतर लोग जुड़ सकें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। नए राज्य, साम्राज्य और राज्य। आखिरकार जो नए साम्राज्य थे उनका उदय किस तरीके से हुआ, जो नए राज्य थे, नए राज्यों का उदय किस तरीके से हुआ, तो उनके बारे में हम लोग आज मिलकर के चर्चाएं करेंगे कि आखिरकार एक समय के साथ नए नए साम्राज्य किस तरीके से आपके सामने आते हैं और वही राज्य जो आपके छोटे छोटे राज्य होते हैं बड़े साम्राज्यों के रूप में उभर करके सामने आते हैं, और एक आप जानते हैं महाजनपद के रूप में। और फिर आप मौर्य एम्पायर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि मौर्य साम्राज्य के रूप में एक उभर करके सामने आपके ऊपर एक राज शक्ति के रूप में सामने आता है। तो चलिए, यहाँ पर एनसीईआरटी जब भी कोई टॉपिक उठाती है तो एक चीज़ समझिए कि एनसीईआरटी जितने भी टॉपिक उठाएगी तो उसको कहानी के अनुसार उठाती है। तो यहाँ पर अरविंद के रूप में एक बालक को लिया गया है कि वह एक नाटक होता है, नाटक में वो राजा का रोल अदा कर रहा होता है, उसको राजा बनाया जाता है। तो उसके मन में विचार आता है कि आखिरकार ये जो राजा होते थे, राजा कैसे क्या कार्य करते रहे होंगे। अब अरविंद को तो विद्यालय में नाटक की भूमिका अदा करने के लिए बताया जा रहा है और उसको शाही वेशभूषा पहनाई जाती है जिसमें मूछ होती हैं और भी तमाम प्रकार की चीज़ें इसको पहनाई जाती है। तो उसके दिमाग में यह प्रश्न आता है कि आखिरकार ये जो राजा महाराजा बनते थे, ये कब से ये प्रथाएं प्रारंभ हुई और कब से राजा महाराजा बनने प्रारंभ हुए। तो अगला आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आखिरकार जो प्रशस्तियाँ हैं, प्रशस्तियाँ क्या बताती हैं, प्रशस्तियाँ होती क्या है आखिरकार। पहले आप प्रशस्तियों को समझ लें कि प्रशस्तियाँ कहते किसको हैं। प्रशस्तियाँ वो होती हैं जो हम किसी के सम्मान में, उसके सम्मान में जो चीज़ें हम लिखते हैं उनको हम प्रशस्तियाँ बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने अगर प्रशस्ति का नाम लेते हैं तो सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति का नाम आता है। इलाहाबाद में अशोक ने एक अभिलेख लिखवाया था जिसको आप प्रयाग प्रशस्ति नाम से जानते हैं। उसमें अशोक का ब्राह्मी लिपि में और उसके बाद से समुद्रगुप्त का अभिलेख उसमें प्राप्त होता है, जो कि आपका संस्कृत लिपि में मिलता है, जिसको अकबर ने कौशाम्बी से प्रयागराज में लेकर के, जो आपका इलाहाबाद में किला बना हुआ है, किला में स्थापित कर दिया था। इसी कारण से इसको प्रयाग प्रशस्ति नाम से हम लोग जानते हैं। तो प्रशस्तियां, अभी आपने समझा कि प्रशस्तियां आखिरकार होती क्या है। यहां पर अरविंद को गुप्त वंश की प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करनी थी। अब इसके सामने एक पात्र रखा गया कि आपको समुद्रगुप्त के बारे में जानना है, समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करना है। समुद्रगुप्त के बारे में हमको इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख से प्राप्त होता है जो जानकारियां हमको मिलती हैं। तो जो अभिलेख है प्रयागराज में, उस अभिलेख से ही हमको समुद्रगुप्त के बारे में जानकारियां मिलती हैं। ये आपका टोटल 24 पंक्तियों का अभिलेख है जो कि समुद्रगुप्त के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसकी रचना जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और मंत्री भी थे, हरिसेन ने एक काव्य के रूप में की थी। हरिसेन इनके दरबार में अमात्य का कार्य करते थे और मंत्री थे। तो ये एक विशेष प्रकार का अभिलेख था, विशेष किस्म का था। अब प्रशस्ति, जब हम किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा करके चीजें प्रस्तुत करते हैं और प्रशंसा करते हैं तो उसको हम प्रशस्ति नाम से जानते हैं। तो अगर प्रशस्ति के बारे में बात किया जाए तो
प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ ही प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने के लिए पहले क्या किया जाता था कि जो प्रशस्तियां लिखी जाती थी वह आपके राजाओं के टाइम पीरियड पर, और इसका प्रारंभ जो माना जाता है तो प्रचलन हम लोग देखते हैं कि सातवाहन राजवंश का शासक आप गौतमीपुत्र सातकर्णी को जानते हैं, उसके टाइम पीरियड में भी प्रशस्तियां लिखी गई थी। लेकिन प्रशस्तियों का प्रभाव अधिकतर जो बढ़ता है तो प्रशस्तियों का प्रभाव आपका गुप्त काल में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है। शोएब खान, गुड इवनिंग शोएब खान। तो सोभी खान, गुड इवनिंग। तो ये जो प्रशस्तियां होती हैं धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ने लगता है और गुप्त काल तक यह अपने चरम सीमा पर आ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा या जो प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन हो जाता है। उसके अलावा जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति थी उसके बारे में कुछ चर्चाएं की जाए तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति आखिरकार हमको बताती क्या है। तो जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है उससे हमको जो जानकारियां प्राप्त होती हैं तो उन जानकारियों में आपको पता चलता है कि कवि ने इसमें ये जो प्रशस्ति है इसी में हरिसेन ने बताया है कि राजा एक योद्धा और युद्धों को जीतने वाला राजा तथा विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की गई है कि जो राजा है बहुत ही पराक्रमी है। यहाँ पर लिखा गया है प्रशस्ति में कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। इससे आश्चर्य यह है कि उसने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना किया था कि जिसकी सीमाएं 3 समुद्रों से मिलती थी। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी इसमें बताया गया है कि जो समुद्रगुप्त है वह ईश्वर के बराबर है। प्रशस्ति में बहुत ही प्रशंसा में किए गए लंबे लंबे वाक्य दिए जाते हैं। यहाँ पर वैसे ही कुछ वाक्यों के बारे में आप लोगों को बताया गया है जिन वाक्यों के बारे में अभी आप लोग देखेंगे। तो योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में चीजें बताई गई हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों कुल्हाड़ियों के समान है। अब समुद्रगुप्त के बारे में बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त का शरीर किस तरीके का है तो कुठारों और कुल्हाड़ियों जैसे मजबूत, और उसके अलावा कुल्हाड़ियों तीरों भालों बर्छों तलवारों लोहे की गदाओं नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अब यहाँ पर वीरता को प्रदर्शित किया गया है कि एक वीर के शरीर में ये सारे जो घाव हैं यह सुंदरता को, एक वीर के शरीर में लगे हुए घाव ही उसके पराक्रम का वर्णन करते हैं। और उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोग देखेंगे इसमें अगर आप पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु आपको दिखाई देते हैं। जब आप फिगर आपको हमने दिखाया था उसमें जब आप देखते हैं तो समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में जो आपको इसका शासन काल मिलता है कि कहां कहां तक इसका शासन विकसित था तो उसके बारे में हमको सूचना मिलती है। ये आपके इधर कुछ सिक्के दिए गए हैं, इनको आप अगर ध्यान से देखें तो आपके समक्ष 2 सोने के सिक्के आपको दिखाए गए हैं। इन सिक्कों में आप देखेंगे कि मूर्तियां बनी हुई हैं और ये आपके सोने के सिक्के थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वीणा बजाते हुए आकृति दर्शाई गई है। कैसे वीणा बजाते हुए आकृति दर्शाई गई है तो इससे हमको पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वह वीणा बजाता था। और उसके अलावा अगर और भी कुछ चीजें देखी जाएं तो वहां पर आपको वीणा बजाते हुए दिखाया जा रहा है और उसके अलावा यहां पर सीधे बैठे हुए भी दर्शाया गया है। और भी अगर आप लोग देखेंगे तो हरिसेन ने यहां पर उसकी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं विशेषताओं का वर्णन किया है। अगर आप देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या चीजें थी
तो विशेषताओं में आप देखेंगे कि जो हरे रंग का क्षेत्र था आर्यावर्त, उन 9 शासकों का था जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। हरिसेन बताता है, सत्यम मिश्रा। तो हरिसेन बताते हैं, अभी आप लोगों को मैप दिखाया जाएगा, मैप में आप लोग देखेंगे कि वहां पर जो मौजूद साम्राज्य है वह 9 लोगों का था, 9 राजाओं का था, जिसको किसने जीता था, तो समुद्रगुप्त ने उसको विजय प्राप्त किया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिणापथ में मौजूद आपके 12 शासक, जिन्होंने पूरे दक्षिणापथ पर अपना आधिपत्य स्वीकार कर रखा था और इन्होंने दक्षिणापथ को भी विजय प्राप्त किया। दक्षिणापथ में भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। उसके अलावा आगे आप अगर देखेंगे तो कुछ राजाओं ने हार जाने के बाद उसके सामने समर्पण कर दिया समुद्रगुप्त के सामने, और समुद्रगुप्त ने फिर उनको क्या किया कि शासन चलाने की अनुमति दे दिया और उनसे केवल टैक्स लेने के लिए उनको बोल दिया गया कि आप लोग हमको एक निश्चित समय सीमा पर टैक्स दिया करेंगे, और उनको उनके राज्य को चलाने का अधिकार दे दिया गया। उसके अलावा पड़ोसी जो देश आप लोग देखते हैं, पड़ोसी देशों को जब आप देखेंगे तो आंतरिक घेरा जो बना गया है, अब पड़ोसी देश में जो आंतरिक घेरा है इसमें असम हो गया और तटीय बंगाल हो गया, नेपाल हो गया और उत्तरी पश्चिमी सीमा के कई सारे क्षेत्र थे जहां पर समुद्रगुप्त का अधिकार था। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं और उसका अधिकार था और वहां पर उपस्थित लोग इसके लिए उपहार लेकर के आते थे और जो ये आज्ञा देता था तो आज्ञा का पालन करने का कार्य भी ये लोग करते थे। उसके पश्चात जो बाहरी इलाके थे, कुषाण तथा शक वंश के शासक जो बचे हुए थे, इसमें कुछ श्रीलंका के भी शासक थे जो जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था और उनकी अधीनता स्वीकार की। जो ये आपके शासक थे, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और समुद्रगुप्त के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह किया और इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका मैप बना हुआ है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो ये जो आपका क्षेत्र है पूरा, इसको समुद्रगुप्त ने पूरा विजित कर रखा था। यहां पर जो आप इस कलर में देख रहे हैं आपके आंतरिक राज्य हैं। कौन से? ये आपके पूरे आंतरिक राज्य हैं, जिसमें आपका नेपाल हो गया, असम हो गया और ये आपका बांग्लादेश वाला क्षेत्र, ये सारे आपके आंतरिक राज्य के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा बाहरी राज्य में अगर देखेंगे तो बाहरी राज्य में आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कांधार, बैक्ट्रिया जो उस टाइम का था, पूरा आपके समुद्रगुप्त के हिस्से में आता था। यहां तक कि आपका पूरा ये श्रीलंका भी समुद्रगुप्त के हिस्से में आता है। इसीलिए बोला जाता था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है। उसके अलावा जो आर्यावर्त जिसको आप बोलते हैं, तो ये आंतरिक भाग जिसको आर्यावर्त नाम से हम लोग पहचानते हैं, तो ये आपका आर्यावर्त के अंतर्गत ये वाला जो भाग है ये आर्यावर्त के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका पाटलिपुत्रा हो गया, प्रयाग हो गया, कन्नौज हो गया। उसके अलावा उस टाइम के कुछ प्रमुख नगर थे। उन प्रमुख नगरों की अगर बात किया जाए तो आप लोगों को पता है कि उज्जैनी उस समय का बहुत ही प्रमुख नगर था। उसके अलावा आपके जो प्रमुख नगर थे तो आपका अमरावती हो गया, ऐहोल हो गया, जहां से ऐहोल से आपका एक अभिलेख प्राप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐहोल से हमको किसका अभिलेख प्राप्त होता है। ऐहोल जो है, वहां से जो ऐहोल अभिलेख है वह किस शासक द्वारा यहां पर लिखवाया गया था और किसने लिखा था, उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मदुरै हो गया,
और यहाँ पर पुहार हो गया, अरिकामेडु हो गया, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के बारे में आप लोगों को पता होगा कि महाबलीपुरम में एक आपका मंदिर है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके अलावा ये जो आपके लाल बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्षेत्र जीते गए थे समुद्रगुप्त के द्वारा। ये सारे क्षेत्र आपके विजित किए गए क्षेत्र हैं, जिसमें अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर कुछ राजवंश भी उस समय पर थे, जिनमें आप लोग चालुक्य को देखते हैं तो चालुक्य राजवंश यहाँ पर थे। वल्लभी में भी ये यहाँ पर एक सातवाहनों की टुकड़ी थी, सातवाहन राजवंश भी यहाँ पर थे। उसके अलावा चोल राजवंश इधर आपके थे और पांड्य राजवंश भी यहाँ पर शासन कर रहे थे। और उनके कुछ आपके लोग चेर साम्राज्य आपका यहाँ पर शासन कर रहा था। इन लोगों ने, सभी लोगों ने अधीनता स्वीकार की। किसकी अधीनता? तो समुद्रगुप्त की सभी लोगों ने अधीनता स्वीकार की थी। उसके अलावा अगर हम लोग आगे देखते हैं तो आप लोग इसी में आगे देखिए तो वंशावलियां, जब आप गुप्त वंश के बारे में जानते हैं तो आपको बहुत सारी वंशावलियों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। आखिरकार ये वंशावलियां हैं क्या? और विक्रम संवत और शक संवत, आप लोग दो प्रकार के कैलेंडर जानते हैं। आधुनिक कैलेंडर जो आज आप लोग प्रयोग कर रहे हैं तो आप ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो कैलेंडर आपके चलते थे उन कैलेंडरों के बारे में अगर देखा जाए तो कौन कौन से कैलेंडर थे जिनका प्रयोग हम लोग करते थे? तो विक्रम संवत, जिसको हम लोग जानते हैं कि आपका 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाला माना जाता है। कब प्रारंभ होता है? तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। किसके नाम से जोड़ा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से इसको हम जोड़ते हैं। उसके अलावा अगर इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी जाए तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने साकों पर विजय के प्रतीक के रूप में एक संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता था। अब ये तो आपकी, और आप अगर शक संवत की बात करते हैं तो कनिष्क का जब राज्यारोहण हुआ था तो 78 एडी में उसने शक संवत प्रारंभ किया था। क्या प्रारंभ किया था? शक संवत। और ये आपका विक्रम संवत है जो कि आपका 58 बीसी में प्रारंभ होता है, तो इसको आप क्या नाम से जानते हैं? विक्रम संवत नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो वंशावलियां होती हैं, आखिरकार वंशावलियां हैं क्या? प्रयाग प्रशस्ति में हमको बहुत सारी वंशावलियों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो वंशावली क्या होती है? अधिकांश प्रशस्तियां होती हैं और जो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। जो भी शासक होता है उनके पूर्वजों के बारे में व्याख्यान करती हैं। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के पितामह, क्या बोलते हैं? प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। यहाँ पर उसकी वंशावलियों के बारे में चर्चाएं होती हैं। और जो समुद्रगुप्त की माता हैं कुमार देवी, लिच्छवी गढ़ की, कुमार देवी किस गढ़ की थी? तो लिच्छवी गणराज्य की थी। उसके अलावा और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। किस चीज की? तो महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहला गुप्त शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी तो कौन है? चंद्रगुप्त। कौन है मित्रों? चंद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त की माता किस राजवंश से थी? तो समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी लिच्छवी गणराज्य की थी। किस गणराज्य से संबंधित थी? तो लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी। और अगर इनके बारे में बात किया जाए, समुद्रगुप्त ने भी महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। कौन सी उपाधि? तो महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने भी ग्रहण की थी। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं
तो उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख मिलता है। जो आपके और भी इनके राजा हुए हैं तो उनका उल्लेख आपको किस रूप में मिलता है, तो महाराजा के रूप में ही मिलता है। इससे हमको यह आभास होता है, इससे यह जानकारी मिलती है कि धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का प्रभाव बढ़ने लगा था और इससे लोग प्रभावित होने लगे थे। समुद्रगुप्त के बारे में, उसके बाद के शासकों जैसे कि आप लोग जानते हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावलियों से भी जानकारी मिलती है और उनके अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, जो अभिलेख उनके मिले हैं और जो सिक्के मिले हैं उनसे पता चलता है कि उन्होंने केवल पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान किए थे। कहां पर? उन्होंने केवल पश्चिमी भारत में ही सैन्य अभियान किए थे और उन्होंने अंतिम शक शासक को परास्त किया था। इन्होंने सिर्फ पश्चिम भारत में ही सैन्य अभियान किए थे और जो अंतिम शक शासक था उसको इन्होंने परास्त किया था और गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। उसके अलावा अगर और भी हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जितनी भी चीजें आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इसमें अगर हम लोग देखते हैं, बाद में ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनका धीरे धीरे जो दरबार था वो विद्वानों से भर गया और सारे जो विद्वान थे वो उनके दरबार में उपस्थित होने लगे और कवि कालिदास और आर्यभट्ट भी उनके दरबार में उपस्थित थे। तो महान कवि जिनको आप क्या बोलते हैं, संस्कृत के आपके महान कवि थे कालिदास। कालिदास की अगर आप लोग रचनाओं के बारे में जानते हैं तो आप लोग उनके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। कालिदास की रचनाओं के बारे में, इनकी 7 प्रमुख रचनाएं हमको ज्ञात होती हैं। जो कालिदास की प्रमुख रचनाएं हमको मिलती हैं तो 7 रचनाएं मिलती हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। और प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी उनके दरबार में रहा करते थे। अब आगे आपका दिया हुआ है हर्षवर्धन और हर्षचरित। क्या है आपका? हर्षवर्धन और हर्षचरित। जिस तरीके से हमको गुप्त शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरीके से जो अन्य शासक हुए हैं उनके बारे में भी, उनकी जो जीवनियां हैं, जो उनकी कृतियां हैं, उनसे हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं। ऐसे में ही एक आप वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं, जो कि करीब 1400 साल पहले शासन किए थे और इनका टाइम पीरियड क्या माना जाता है? 647 तक, 605 से लेकर के 647 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी है जिसका नाम क्या है? हर्षचरित। तो आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हर्षचरित की रचना किसने किया था? तो हर्षचरित की रचना कौन किया है? तो आपके बाणभट्ट ने किया था। और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावलियों के बारे में चर्चा की गई है और जो तीर्थयात्री होयनसांग है, होयनसांग के बारे में भी बताया गया है। हमने पिछले चैप्टर में होयनसांग के बारे में पढ़ा था कि जो होयनसांग है, होयनसांग यहाँ पर भारत में आता है और लगभग 600 से अधिक पांडुलिपियां लेकर के चला जाता है और पूरा जीवन वह उनका फिर ट्रांसलेट करता रहता है। तो अगर और आगे देखा जाए तो जो होयनसांग थे बहुत समय तक हर्ष के दरबार में भी रहे थे और उसके बारे में उन्होंने जो देखा था उसका विवरण अपनी पुस्तक सीयूकी में दिया है। कौन सी पुस्तक है? सीयूकी। कौन सी पुस्तक? तो सीयूकी में
उसके बारे में वर्णन आप लोगों को प्राप्त होता है। उसके अलावा आगे अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन जो थे अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। अगर हर्षवर्धन के बारे में बात किया जाए तो हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। उनके बड़े भाई राज्यवर्धन, उनके बड़े भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाने पर वह थानेश्वर के राजा बनते हैं। इनकी राजधानी क्या होती है? थानेश्वर होती है। और उनके जो बहनोई होते हैं, जीजा होते हैं, वो कन्नौज के शासक थे। लेकिन जो बंगाल का शासक था, बंगाल का शासक का नाम क्या है? तो बंगाल का शासक शशांक। शशांक ने उनके बहनोई की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन बाद में कन्नौज को जैसे ही शशांक ने अपने अधिकार में लिया तो हर्ष ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और शशांक से जीत करके बंगाल को भी अपने कब्जे में कर लिया और उसके अलावा जो कन्नौज था, कन्नौज को भी अपने कब्जे में कर लिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर पूर्व में उसको जो सफलताएं मिली थी उसको क्या बोला जाता था? उत्तरापथ स्वामी। हर्षवर्धन की एक उपलब्धि है तो हर्षवर्धन को क्या बोला जाता था? उत्तरापथ स्वामी। क्या बोलते थे? उत्तरापथ स्वामी। हर्षवर्धन के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि इसकी उपाधि थी उत्तरापथ स्वामी, कि पूरे उत्तर का यह स्वामी था। उसने जब उत्तर में उसने सारी चीजों को जीत लिया, उसके बाद उसने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसको वहां पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा और पुलकेशिन द्वितीय ने उसी स्थान पर एक अभिलेख की रचना की जिसका नाम क्या था? आपके ऐहोल अभिलेख। कौन सा? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किसने रचना करवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर ऐहोल अभिलेख की रचना करवाई थी। और किसको हराने के उपरांत? तो हर्षवर्धन को हराने के उपरांत उसने यहाँ पर ऐहोल अभिलेख की रचना करवाई थी। अब जो पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में हम लोग वर्णन करते हैं कि जो इसकी प्रशस्तियां हैं वो आखिरकार कौन कौन सी प्रशस्तियां हैं। 30 काल में हम लोग देखते हैं दक्षिण के राजाओं के बारे में जानकारियां मिलती हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। वहां पर आपके कौन कौन से राजवंश थे? तो आपके चालुक्य हो गए और पल्लव राजवंश हो गए। दक्षिण भारत के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य कहां तक था? तो उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। उसके अलावा चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के आसपास के क्षेत्र में था। एक तरफ कृष्णा नदी और दूसरी तरफ तुंगभद्रा नदी के बीचों बीच चालुक्यों का राज्य स्थापित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और ऐहोल एक बहुत ही व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। धीरे धीरे ऐहोल एक धार्मिक केंद्र बन जाता है और बहुत सारे यहाँ पर मंदिरों का निर्माण होता है। पल्लव और जो चालुक्य होते हैं एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, हमेशा एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते रहते थे और प्रमुख रूप से ये लोग एक दूसरे की राजधानियों पर निशाना बनाते थे, एक दूसरे की राजधानी पर आक्रमण करने का प्रयास किया करते थे। क्योंकि राजधानियां प्रायः समृद्ध शहर होते थे और राजधानियों में अधिकतर आपके अमीर लोग और सोने चांदी की चीजें और कीमती वस्तुएं पाई जाती थी। उसके अलावा पुलकेशी द्वितीय जो चालुक्य राजवंश के
बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय का आपका ऐहोल अभिलेख मिल जाता है। और इसकी रचना किसने किया था तो आप लोगों को अगर पता हो तो रवि कीर्ति। किसने? रवि कीर्ति। इसके दरबारी कवि के साथ साथ इसका मंत्री भी थे जो रवि कीर्ति हैं। रवि कीर्ति मंत्री भी थे। और जो जानकारी प्राप्त होती है तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में वर्णन किया गया है, जिससे हमको चालुक्य राजवंश की वंशावलियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। पुलकेशी द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। किससे यह राज्य प्राप्त हुआ था उसको? तो उनके चाचा थे, उनके चाचा से उनको यह राज्य प्राप्त हुआ था। उसके अलावा आगे अगर देखा जाए तो रवि कीर्ति जो उनके दरबारी कवि थे, रवि कीर्ति के अनुसार हम लोगों को जानकारी मिलती है कि उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। अभी हमने आपसे बताया कि हर्ष को उन्होंने हराने का कार्य किया था। और हर्ष का अर्थ अगर देखा जाए तो आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। तो यहां पर वह व्यंग मार रहा है कि हर्ष को हराने के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी, जो कि जाकर के छुप गया था कांचीपुरम में। और पल्लव राजा के ऊपर भी इसने आक्रमण किया था। लेकिन जो चालुक्य की विजय थी वह बहुत ही थोड़े समय के लिए थी, अल्पकालीन थी। लड़ाई में धीरे धीरे दोनों राजवंश आपके दुर्लभ होते गए, आपके दुर्बल हो गए। और पल्लव तथा चालुक्यों का अंत आगे चल के आने वाले राष्ट्रकूट तथा चोल राजवंशों ने कर दिया, क्योंकि इन्होंने परस्पर आपस में युद्ध करते रहे। हमेशा ये आपस में ही युद्ध करते रहते थे, तो जिस कारण से इनकी शक्तियां क्षीण होती गईं। और जब ये कमजोर हो गए तो आने वाले जो आपके राजवंश थे, राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों ने इनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब ये जो शासन करते थे, शासन को किस तरीके से इनका प्रशासन चलता था उसके बारे में अगर आप लोग देखेंगे कि जो राजवंश थे, राजवंश अपना प्रशासन कैसे चलाते थे, तो उसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानने को मिलेंगी। पहले जो राजा होते थे, राजाओं की तरह ये जो भूमि के लिए एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। प्रशासन जो इनका ग्रामीण, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कृषि के लिए उपयोगी जगह थी, तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होती थी? गांव होती थी। धीरे धीरे इनमें बहुत तरीके के बदलाव आते गए और राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाया, क्योंकि आपस में लोग युद्ध करते रहते थे, तो समर्थन करने वाले लोगों की इनको आवश्यकता होती थी। तो इन्होंने धीरे धीरे समर्थन जुटाया। और आमतौर पर अगर देखते हैं, कुछ उदाहरण हमारे सामने दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनीय पद अनुवांशिक बन गए तथा बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की ही तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। अब यहाँ पर जो आपके पद होते थे वो अनुवांशिक होने लगे, जैसे कि यहाँ पर हरिसेन के बारे में बताया गया है। जो हरिसेन के पिता थे वो महादंडनायक थे। महादंडनायक मतलब मुख्य न्याय अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश। तो पिता की मृत्यु के बाद पुत्र हरिसेन भी उसी पद पर आसीन हुआ। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई सारे पदों पर रहता था, जैसे कि हरिसेन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हरिसेन महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य भी था। आखिरकार कुमारामात्य क्या होता है? तो जो
आपका एक महत्वपूर्ण मंत्री होता है, साथ में ही संधि विग्राहक भी था। मतलब अगर युद्ध और शांति के विषय में वार्तालाप करनी होती थी तो हरिसेन ही वहां पर जाता था। तो यहां से हमको यह जानकारी मिलती है कि एक ही लोगों के पास कई सारे पद हो सकते थे। और उसके अलावा और भी अगर बात किया जाए तो संभवतः वहां के जो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला रहा होगा, क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन होता था उसमें जो लोकल लोग होते हैं वो लोग सही तरीके से कार्य कर सकते हैं। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी जो मुख्य बैंकर होता है, या शहर का व्यापारी हो गया। सार्थवाह, सार्थवाह मतलब क्या होता है, व्यापारियों का जो काफिला होता है उसका नेता। आप इन शब्दों को ध्यान से देखिएगा। सार्थवाह किसको बोलते हैं, तो व्यापारियों का काफिले का नेता। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आपका नगर श्रेष्ठी यानी जो मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था उसको हम क्या नाम से जानते थे, नगर श्रेष्ठी नाम से जानते थे। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों में प्रधान जैसे लोग होते थे। कायस्थ क्या होते हैं, आपके लिपिक जो लिखने का कार्य करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कायस्थ बोलते हैं। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार, प्रथम कुलिक क्या होता है, जो मुख्य शिल्पकार होते हैं उनको हम प्रथम कुलिक बोलते हैं। उसके अलावा आगे की अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे किस तरह की जो आपकी नीतियाँ होती थी बहुत ही प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली होते गए कि अपना स्वतंत्र राज्य भी ये लोग स्थापित करने लगे। पहले ये लोग एक राजा के अंडर में कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये लोग अपनी स्वयं की सेना भी बनाने लगे। उसी में आप लोग अगर देखते हैं तो एक नए प्रकार की सेना का गठन होने लगा। धीरे धीरे आपकी एक नए प्रकार की सेना का गठन किया जाने लगा। कुछ राजा होते थे जो कि पुराने राजाओं की तरह ही सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें आपके हाथी हो गए, रथ हो गए, घुड़सवार हो गए और पैदल सिपाही हुआ करते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। और अगर कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें देखी जाए तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ भूमि को भूमिदान दिया जाता था। मतलब ये जो सेना होती थी, सेना को ये लोग बदले में भूमि देते थे और कोई भी इनको सैलरी नहीं दी जाती थी, जिससे वो सेना तथा घोड़ों की देखभाल किया करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरीके के जो व्यक्ति होते थे उनको क्या बोला जाता था, तो सामंत बोला जाता था। क्या बोला जाता था मित्रों, तो यहां पर उनको सामंत बोला जाता था। अब जब सामंती व्यवस्था आ गई तो जहां पर भी शासक कमजोर होने लगा, दुर्बल होने लगा, तो सामंतों ने अपने स्वयं के साम्राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए। तो हमको पता चलता है गुप्त भी आपके एक सामंत थे। सातवाहनों के सामंत के रूप में इनको माना जाता है कि गुप्त राजवंश के शासक भी आपके सातवाहनों के सामंत थे। तो जब शासक दुर्बल हो जाता है तो धीरे धीरे सामंत अपने आप को स्वतंत्र मानने लगते हैं। दक्षिण राज्यों में आपकी कुछ सभाएं भी प्राप्त होती हैं। अब उन सभाओं के बारे में अगर हम लोग देखते हैं कि दक्षिण राज्यों में जो सभाएं हैं, सभाओं को अगर डिस्कस किया जाए तो सभाओं के बारे में अगर देखें कि पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की रचना हमको चर्चाएं मिलती हैं। जो आपके स्थानीय सभा होते थे उनकी चर्चाएं हमको मिल जाती हैं। उनमें से एक थी आपके ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या नाम से जाना जाता था, सभा। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जो होता था उसको सभा कहते थे। इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि जो आपके ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था उसको सभा कहा जाता था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, किसके जरिए, उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख,
आदि का काम किया करती थी। इन इलाकों के जो भूस्वामी ब्राह्मण होते थे, ये जो इलाके होते थे, इन इलाकों में के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। यहाँ पर ग्राम सभा अधिकारी को क्या बोला जाता था? उर। उर क्या है? आपकी ग्राम सभा है। तो दक्षिण भारत में उर बोला जाता है किसको? ग्राम सभा को। नगरम, नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम किसको बोला जाता था? तो व्यापारियों का संगठन जो होता था उसको हम नगरम नाम से जानते थे। संभवतः ये जो सभाएं होती थी, धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इन सभाओं में किनका नियंत्रण था? तो आपके धनी हो गए, शक्तिशाली भूस्वामी तथा व्यापारियों का नियंत्रण इन पे था। इनमें से बहुत सी ऐसी स्थानीय सभाएं भी हैं जो शताब्दियों तक कार्य करती रही, बहुत दिनों तक ये कार्य करती रही। लगभग 1 शताब्दी 2 शताब्दी तक ये लोग काम करते रहे। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि वो जो टाइम पीरियड था, वहां पर जो जनसाधारण थे वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, तो जनसाधारणों के बारे में अगर चर्चाएं की जाए तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत जो झलक हमको प्राप्त होती है, तो झलक हमको कहाँ से प्राप्त होती है? कुछ नाटकों से और कुछ जो सोर्सेस मिलते हैं वहाँ से हमको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे कि कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जो कालिदास थे उन्होंने राज दरबार के चित्रण को अपने नाटकों के जरिए उकेरने का प्रयास किया है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह थी, जैसे कि आप लोग बहुत सारे कालिदास के नाटकों का देखते हैं, जिसमें आपका शाकुंतलम हो गया। शाकुंतलम में दुष्यंत नामक राजा और शाकुंतला के नाम की कहानी बताई गई है। और भी अगर आप लोग देखते हैं कि अधिकतर जो राजा थे, अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग जो महिलाएं कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करती थी? तो आपकी प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। सबसे प्रसिद्ध नाटक आप लोग जानते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बातें जानी जाती हैं। और अगर आप लोग, ये कालिदास का आपकी रचना है, कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम। तो आप आगे इसमें देखते हैं कि आगे और कालिदास की रचनाओं के बारे में और कौन कौन सी आपकी रचनाएं हैं उनके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन कौन सी रचनाओं के बारे में आप लोगों को जानकारियां हैं कि कालिदास की और कौन कौन सी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक कहानी बताई गई है कि एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिलती है। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर के राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। लेकिन जो राजा था उस अंगूठी को देख करके बहुत खुश हुआ और उसने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चले गए। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आपकी बताई गई हैं, ये जो आपकी चीज़ें हैं, तो शाकुंतलम जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है उस कहानी से लिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं आगे और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। चीनी यात्री, एक आपका जो आपने जाना था कि गुप्त काल में एक चीनी यात्री आता है फाहयान। फाहयान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जो कि आपके, जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, जिनको आप शूद्र नाम से जानते हैं। फाहयान उनके बारे में भी कुछ लिखता है, जिन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। फाहयान लिखता है कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था, सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे।
कि इस शहर में हम लोग आ रहे हैं तो आप लोग हट जाइए। ये आपके अछूतों के बारे में वह लिखता है जो कि आपके शूद्र जनजाति से बिलोंग करते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार से संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो राजा की सेना है, किस तरीके से राजा की सेना जाती थी, उसके बारे में बताया गया है। इसमें अगर आप लोग देखें तो इसमें आपको बताया जाए कि राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर के यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे कि बर्तन हो गया, असबाब हो गया। असबाब क्या था कि सोने के पायदान होते थे जिनको हम असबाब बोलते हैं। खाने पीने का सामान हो गया जिसमें आपके बहुत सारे पशु भी थे जिनका ये लोग प्रयोग खाने पीने के लिए करते थे। आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें जो आपकी ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों पर और हाथियों पर जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते थे। उसके अलावा रास्ते पर पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को भी चारा देने का कार्य करते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। यहाँ पर आपको एक सेना के चलने का सजीव वर्णन किया गया है कि जो सेना होती थी, सेना किस तरीके से आपकी चलती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो आज का यह चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। उसके अलावा जो कल हम लोग पढ़ेंगे तो रहेगा इमारतें, चित्र और किताबें। जो आपकी नई नई इमारतें बनी हैं, चित्र हो गया और किताबें, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।